हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। मैं दीपक नागर, बीएमएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एसटी आयुर्वेद महाविद्यालय नागपुर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुष काउंसलिंग के ऊपर। आज की पूरी वीडियो के अंदर हम आयुष काउंसलिंग को जानने वाले हैं कि आयुष काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आयुष काउंसलिंग जो है डबल ए ट्रिपल सी करवाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है आयुष एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी। ये इसको ऑर्गेनाइज कराती है आयुष काउंसलिंग के अंदर, जिसके अंदर आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के कोर्सेज आते हैं और इन चारों कोर्सेज के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आयुष काउंसलिंग होती कैसे हो, कैसे क्या इसके अंदर सारे प्रोसीजर्स होते हैं, कितने राउंड होते हैं इसके अंदर और क्या इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो दोस्तों, पूरी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि इसके अंदर जो सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे जो नंबर 1 पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है 15% के हिसाब से, यानी कि जो स्टेट की 15% सीट्स होती है वो आयुष के अंदर आती है और मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर आती है। ठीक है, आयुष की काउंसलिंग वैसे स्टेट की भी होती है, लेकिन यहाँ जो 15% सीटें होती है वो ऑल इंडिया के अंदर आती है। यानी कि अगर 100 सीट स्टेट की रहेंगी तो उनमें से 15 सीटें जो है ऑल इंडिया वालों के लिए रिजर्व रहेंगी। वो 15% हर स्टेट में ऐसा होता है कि 15% सीट वहां की रिजर्व होती है। लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ की या तो 100% या फिर जो 50% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया के लिए होती है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे ऐसा सिस्टम होता है। जहाँ पे मैं नंबर 1 पे बात करने वाला हूँ बीएचयू की, आईटीआरए की, एनआईए पंचकुला की एंड एनआईए जयपुर की। तो यहाँ की जो 100% बीएमएस सीट है वो पूरी सेंट्रल के पास है, यानी कि यहाँ पे स्टेट कोटा नहीं है। पूरी की पूरी 100% सीट जो है आपको डबल ए ट्रिपल सी के द्वारा मिलने वाली है, जो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है। तो यहाँ पे जो है अपना स्टेट का कोई भी कोटा नहीं है, पूरी की पूरी जो है ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी भी 100% सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही मिलती है। उसमें भी कोई स्टेट कोटा का रिजर्वेशन नहीं होता है। उसके बाद जो है बीएसएमएस की बात करते हैं तो एनआईएस चेन्नई का जो एक कॉलेज है वहां की 100% सीट इसी के लिए रिजर्व है, बीएसएमएस के लिए, यानी कि सिद्धा के लिए जो है एनआईएस चेन्नई की 100% सीट्स रिजर्व है उस कॉलेज की, यानी कि वहां पे भी कोई स्टेट कोटा नहीं है तमिलनाडु का। उसके बाद जो है एआईआईए गोवा, यानी कि अय्या गोवा की जो है 50% बीएमएस की सीट्स वहां पे स्टेट की रिजर्व होती है और 50% सीट्स जो होती है वो ऑल इंडिया के लिए रिजर्व होती है। यहाँ हम बात करने वाले बीयूएमएस की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ 50% सीट जो होती है स्टेट की होती है और 50% सीट जो होती है वो ऑल इंडिया की होती है। तो इसमें भी जो है आधे आधे का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे बात करते हैं हम एनईआईएएच कॉलेज जो शिलोंग का है, वहां पे भी 50% सीट्स बीएमएस की और 50% सीट जो है बीएचएमएस की होती है और बाकी जो 50% सीट्स होती है वो स्टेट के लिए होती है और बाकी जो 50% है वो ऑल इंडिया के लिए होती है। तो कुछ कुछ कॉलेजेस यहाँ मैंने आपको बताया जिसके अंदर जो है या तो कुछ 100% होती है या कुछ 50% सीट जो होती है वो स्टेट के लिए होती है और कुछ जो 50% होती है वो ऑल इंडिया के लिए होती है, या किसी कॉलेज की 100% ही जो है स्टेट के लिए होती है या किसी की जो है 100% ऑल इंडिया के लिए होती है। आगे हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी मनी के बारे में एंड रजिस्ट्रेशन फी के बारे में। तो आयुष की जो रजिस्ट्रेशन फीस होती है जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए एंड ओबीसी के लिए वो 1000 रुपए होती है और वहीं सिक्योरिटी मनी जो होती है वो 20,000 रुपए होती है। सिक्योरिटी मनी जो है आपको रिटर्न कर दी जाती है कॉलेज में एडमिशन लेने के कुछ महीने बाद। और वहीं हम बात करने वाले हैं एसटी एससी के फीस के बारे में। तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है 500 रुपए और उसकी जो है सिक्योरिटी मनी 20,000 रुपए होती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी का थोड़ा सा अलग है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में आपको 5,000 रुपए तो रजिस्ट्रेशन फीस एंड 50,000 रुपए आपको जो है सिक्योरिटी मनी देनी होती है। वो सिक्योरिटी मनी भी जो है आपको मिल जाती है, यानी कि सारे में सिक्योरिटी मनी आपको रिटर्न कर दी जाती है और रजिस्ट्रेशन फी आपसे ली जाती है। आयुष वाले उसको अपनी जेब में रखते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डबल ए ट्रिपल सी की वेबसाइट पे जाके क्या क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको डबल ए ट्रिपल सी की साइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होता है। अपना जो भी डिटेल्स होता है, बेसिक सी डिटेल्स, वो आपको डालना होता है। उसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट करने के बाद जब काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आता है और रिजल्ट आने के बाद आप अपना देख सकते हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। तो आप उसके बाद अपने कॉलेज में जाके जो है रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। तो यहाँ हमने सब कुछ बेसिक जान लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम राउंड 1 की ओर कि राउंड 1 के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें होती है, एक तो कॉलेज अलॉट होता है और एक कॉलेज नहीं अलॉट होता है। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो वेल एंड गुड, और नहीं अलॉट होता है तो आपको राउंड 2 में जाना होगा। लेकिन अलॉट होने पर भी कुछ कुछ सिचुएशंस होती है। मान लीजिए अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ और अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं आ रहा है तो आप वहां से डायरेक्ट फ्री एग्जिट कर सकते हैं एंड राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कॉलेज लग रहा है कि यार अगर मेरे को अच्छा कॉलेज नहीं मिला फ्री एग्जिट करके अगले राउंड में, तो आप उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और अगले राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन आपको एडमिशन लेने के लिए उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग कराना होगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं कराते हो तो वो फ्री एग्जिट में काउंट होगा।
एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि आपको हर राउंड के बाद जो है सीट मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आपको कौन से कॉलेज में अब कितनी सीट बच चुकी है, तो आप उस हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो और उसके हिसाब से आप जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रख सकते हैं कि हाँ, इस कॉलेज में इतनी सीट्स है, तो क्या मुझे इस रैंक पर इतना कॉलेज मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो आप उस हिसाब से सीट मैट्रिक्स देख के चीजें कर सकते हैं। तो सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपनी काउंसलिंग के लिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं राउंड 2 की, तो राउंड 2 के अंदर बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन यहाँ पे 2 मेन स्टेप्स होती है, अलॉट वाली और एक नॉट अलॉटेड वाली। तो नॉट अलॉटेड वाला जो है राउंड 3 के अंदर फर्दर पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि वो आगे जो है पार्टिसिपेशन करने के लिए एलिजिबल है, अगर उसको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता। लेकिन अगर उसे कॉलेज मिलता है तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है। पहली कंडीशन, या तो उसे कॉलेज जॉइन करना होगा। दूसरी कंडीशन, अगर उसने कॉलेज जॉइन नहीं किया, तो उसको राउंड 3 में पार्टिसिपेशन के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मतलब अगर कॉलेज अलॉट होते हुए भी अगर उसने कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करी, तो वो बंदा जो है आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेगा। अगर उसको राउंड 3 में पार्टिसिपेट करना है, तो उसे फिर से पैसा देना होगा। और आगे बात करते हैं, जो राउंड 1 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था राउंड 2 के लिए, ठीक है? मतलब राउंड 1 में उसको कॉलेज मिल गया था, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि मुझे अपग्रेड हो, आगे कॉलेज मिले। तो अगर उसे कॉलेज नहीं मिलता या मिल जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि नहीं मिला, तो उसे राउंड 1 का कॉलेज उसके लिए सेफ था। और अगर कॉलेज मिल जाता है, तो उसके लिए वो पहले वाला कॉलेज कैंसल होके अभी जो कॉलेज मिला है, वो उसके नाम पे होगा। लेकिन जिसको कॉलेज नहीं मिला था अभी राउंड 2 में, तो वो उसके जो पहले कॉलेज मिला था, वो उसके नाम पे है। अब मैंने आपको यहाँ बता दिया कि राउंड 2 में क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि राउंड 3 में क्या-क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप भले कोई से भी राउंड में पार्टिसिपेट करें, भले आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट ना किया हो, रजिस्ट्रेशन ना किया हो, लेकिन आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मान लीजिए आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आप राउंड 3 के अंदर जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसी कोई बाध्यता नहीं है यहाँ कि आप बीच में से आ रहे हो और अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड एक और चीज़, अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिलता है और अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपग्रेड कराना है, तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग करवानी होगी। उसके बाद ही आप जो है आगे अपग्रेड करवा सकते हैं। तो रिपोर्टिंग इज़ द मस्ट। अगर नहीं करवाते हो, तो आपको जो है मैंने बता दिया है कि आपको फिर से पैसा पे करना होगा, रजिस्ट्रेशन फी जमा करानी होगी। तो इसलिए अगर आपको ऑफिस से अपग्रेड कराना है, तो आपको राउंड 3 के लिए जो है रिपोर्टिंग वहाँ पे करानी होगी। आपको सारे डॉक्यूमेंट उस कॉलेज में अंदर जमा कराने होंगे। यहाँ हम बात करने वाले हैं राउंड 3 के बारे में। तो राउंड 3 के अंदर भी 2 ही कंडीशंस होती है, कॉलेज मिलेगा या ना मिलेगा। जिसको नहीं मिला, तो वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन जिसको कॉलेज मिल चुका है, वो स्टे राउंड में नहीं जा सकता। उसको यहाँ पे कॉलेज लेना ही पड़ेगा। नहीं मिलता है, तब आप स्टे में जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपको कॉलेज मिल चुका होता है, तो आप जो है आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और अगर आपने यहाँ का कॉलेज भी अगर कैंसल कर दिया, तब भी आप फर्दर आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते और आप आयुष की काउंसलिंग से इनएलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ आखिरी में कॉलेज मिल चुका था और आपने वो सीट भी गवा दी है। उसके बाद जिसने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए डाला था, तो उसको अगर राउंड 3 में अपग्रेड हो गया, तो वो राउंड 3 वाला कॉलेज उसको मिल जाएगा, राउंड 2 वाला कॉलेज उसके लिए कैंसल हो जाएगा। लेकिन अगर उसे राउंड 3 में कॉलेज नहीं मिलता है, तो राउंड 2 का कॉलेज उसके लिए अभी भी सेफ ज़ोन में है, वो कॉलेज उसके लिए बचा हुआ है। लेकिन अगर उसने अपना दिमाग चलाया और राउंड 2 का कॉलेज जो है कैंसल कर दिया और राउंड 3 में भी अगर उसे कॉलेज नहीं मिला, तो उस बंदे के पूरे लग चुके हैं। मतलब उस बंदे को कॉलेज नहीं मिला, ना राउंड 2 का बचा उसके लिए, ना राउंड 3 का। तो उस बंदे का कॉलेज जा चुका है। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। स्टे वैकेंसी राउंड में क्या-क्या होता है? स्टे वैकेंसी राउंड के अंदर आप जो है फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कौन-कौन से बंदे आते हैं? यहाँ पे वो लोग आते हैं जिनको राउंड 1 के अंदर, 2 के अंदर, 3 के अंदर जो है कॉलेज नहीं मिला था और वो लोग जिन्होंने राउंड 1 के अंदर, 2 के अंदर एंड 3 के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो वो लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ-कुछ कैटेगरीज़ वाले लोग हैं जिनको भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। वो कौन-कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ सबसे पहले बंदे वो हैं जिन्होंने राउंड 1 में जो है कॉलेज ही जॉइन नहीं किया था, लेकिन उन्होंने डायरेक्टली जो है फ्री एग्जिट लिया था, तो वो एलिजिबल है स्टे वैकेंसी राउंड के लिए। दूसरे वो लोग जिन्होंने राउंड 1 के अंदर तो एडमिशन लिया था, लेकिन बाद में फ्री एग्जिट कर दिया था बिफोर राउंड 2 रिजल्ट अनाउंसमेंट। राउंड 2 के रिजल्ट से पहले ही उन्होंने अपना फ्री एग्जिट कर लिया था उस कॉलेज से, तो वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। तीसरे वो लोग जिन्होंने राउंड 1 के अंदर एडमिशन लिया था, लेकिन उनका राउंड 2 के अंदर अपग्रेड नहीं हुआ और उन्होंने अपना एडमिशन कैंसिल करवा लिया या फ्री एग्जिट ले लिया बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ राउंड 2 रिजल्ट। होते वो लोग जिन्होंने राउंड 2 के अंदर एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन फ्री एग्जिट लिया था। तो अगर उनको स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उनको फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन फीस और सिक्योरिटी मनी देनी होगी। मतलब उनको डबल झटका लगने वाला है। लास्ट वन इज, अगर राउंड 3 में कॉलेज मिलने के बाद भी अगर आप कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते या फिर आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाते हो, तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप फर्दर जो है आगे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, यानी कि पूरी आयुष काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेशन करने का मौका नहीं मिलेगा अगर राउंड 3 में भी अगर आप कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं करवाते हैं तो।
अब यहाँ स्टे वैकेंसी राउंड के रूल को जान लेते हैं। तो स्टे वैकेंसी राउंड में जो है, अगर आपको राउंड 1 के अंदर कॉलेज मिलता है, तो आपको उसमें मस्ट है कि रिपोर्टिंग करवानी है। आप यूँ नहीं कर सकते कि मैं अपग्रेड करवा लूँ इसके अंदर। स्टे वैकेंसी राउंड में अगर एक बार कॉलेज मिल गया, तो आप अपग्रेड नहीं करा सकते, या तो आपको सीट छोड़नी होगी अपनी, फिर उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर नहीं पाओगे, या फिर आपको वो कॉलेज लेना होगा। और अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता स्टे वैकेंसी के राउंड 1 में, तो आप फर्दर आगे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड तक आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अगर कॉलेज मिलता है तो वेल एंड गुड। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। और आपको अगर आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं आपका हर डाउट का जवाब दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।